हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेटा जी आप ठीक होंगे। नो डाउट अपन लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक सी बातें, दो वीडियो उसके ऑलरेडी अपलोड हो गए। आज तीसरा वीडियो है जिसमें अपन लोग बात कर रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी फेजेज हैं और कैसे कैसे रहने वाली। एक बार बेटा जी मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। पहले वाली चीजों को आप लोगों को पता है, आपने पहले देखा था सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन होता ही क्यों है, सेल साइकिल पाथ होता है सेल डिवीजन का, ऐसी तमाम तरीके की बातें आप लोगों ने की थी। इस चैप्टर को मैं बेटा जी फर्दर स्टार्ट करता हूं। पहले आप लोग देख लीजिए बेटा जी, वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है आप लोगों के पास। ओके, चैप्टर का नाम क्या था बेटा, सेल साइकिल। चैप्टर का नाम था बच्चों अपना सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन क्या है क्या नहीं है, सारी बातें स्टार्ट हो गई थी बेटा जी। अपन लोग स्टार्ट करते हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल। फेजेज ऑफ सेल साइकिल। एक बार मैं प्रीवियस बातों को एक जगह करके लेके आ रहा हूं। आप लोगों को पता है अपन लोगों ने दो फेज पढ़ी थी। एक का नाम क्या था बच्चों, एम फेज, और दूसरी का नाम क्या था, इंटरफेज। एम प्रावस्था और अंतरा प्रावस्था, यही थी बच्चों। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं बेटा। एम फेज को बोला था आप लोगों ने कि इस फेज में क्या होता है, डिवीजन होता है। ओके, पहले क्या होता है, पहले क्या होता है बच्चे, पहले कैरियोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस, और बाद में क्या होता है, बाद में साइटोकाइनेसिस। ओके बेटा जी, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन और बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, फिर पहले बेटा जी केंद्र का विभाजन होगा और बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ठीक है, इसमें जो टोटल टाइम लगा था बेटा जी वो कितना लगा था, 5%। टोटल सेल डिवीजन का जो भी टाइम था वो 5% यहां पे सेल स्पेंड करती है। इंटरफेज की बातें करते हैं अपन लोग। इंटरफेज क्या है बेटा जी, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। बोले तो टाइम बिटवीन एंड ऑफ वन एम फेज एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एम फेज। हिंदी में बोलूं तो बेटा जी, एक एम प्रावस्था के समाप्त होने का और दूसरी एम प्रावस्था के स्टार्ट होने के जो बीच का समय था उसको आप लोगों ने इंटरफेज बोला था, जिसमें आप लोगों को पता है खूब सारी प्रिपरेशंस होती हैं, तैयारी वाली फेज बोला था आप लोगों ने। इसका नाम क्या हो गया बच्चे, प्रिपरेशन फेज। ओके, प्रिपरेशन फेज। और इसमें एक सेल कितना टाइम स्पेंड करती है, अपने टोटल सेल डिवीजन का, सेल साइकिल में जितना भी टाइम लगता है उसका 95% समय, 95% टाइम जो होता है वो बेटा स्पेंड किया जाता है कहां पे, अंतरावस्था में, बोले तो इंटरफेज। ओके, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने देखा था कि इंटरफेज तीन फेजों से मिलकर बना हुआ है। क्या सर, इंटरफेज अंतरावस्था तीन फेजों से मिलकर बना हुआ है। पहली फेज कौन थी, G1 फेज, फिर कौन थी, एस फेज, और एक और कौन सी थी, G2 फेज। G1 प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था, ये तीन प्रावस्थाएं इसमें थी। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग रहने वाली है बच्चों अब इंटरफेज। आप लोग बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा जी अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं इंटरफेज। बोले तो अंतरावस्था। देखो इंटरफेज में बेटा जी अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं G1 फेज, G1 प्रावस्था। बच्चों एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज मैं जो इसमें बताने वाला हूं वो शानदार शानदार बातें बताने वाला हूं, और एग्जाम दृष्टि से नीट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन होंगे G1 फेज के
वो सारे क्वेश्चन इस कंटेंट से हो जाएंगे। इस चीज की 200% गारंटी है अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी तरीके से देखें। ओके, जीवन फेज। बेटा जीवन फेज क्या है, पहले तो देखो फेज को समझो। क्या यहां का आ रहा है बच्चों, यहां का ठीक तरीके से आ रहा है, देखना बेटा। ये एक सेल है, इस सेल में क्या होगा, ये यहां पे इसकी कौन सी हो गई, एम फेज मान लीजिए आप लोग, यहां पे डिवाइड हो गई एक सेल। ये लोग इस सेल ने अभी अभी एम फेज किया है और 2 न्यू सेल बनाई इसमें, फर्स्ट और सेकेंड। बच्चों रेड मार्कर दिखता है क्या आपको, इसका बेटा थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। ओके, अब ये फेज बेटा यहां से किसमें एंटर करने वाली है, इंटरफेज में। और इंटर की पहली जीवन आपने भी देखा था, नीचे लिखा हुआ था। दूसरी कौन है बच्चे, एस फेज। और बेटा लास्ट कौन सी है, G2 फेज। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां से लेके यहां तक बताओ आप मुझे कौन है, इंटरफेज। ये कौन है, ये इंटरफेज। अरे बोल बच्चे, कोई तकलीफ नहीं है, ये इंटरफेज है और ये इतनी सी बची हुई क्या है, एम फेज। तो देख लो आप लोग, इसमें समय लग रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 95% और इसमें ओनली 5%। ओके बेटा जी, ठीक। इस जीवन फेज में मान लो इस ये सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद में क्या होगी, इसमें एंटर करेगी। क्योंकि कल आपने बोला था क्या होगा, कंसेप्ट क्या है, पहले जीवन फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज और फिर एम फेज। बच्चे ध्यान से देखो बेटा, ये आ रहा है ना अच्छे तरीके से, एम फेज। और एम में बेटा पहले क्या, कैरियो और फिर कौन, साइटो, मतलब कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। पहले कोशिका द्रव्य विभाजन और फिर पहले बेटा जी केंद्र का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। ओके, एम के बाद बेटा क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस बाद में साइटोकाइनेसिस, पहले केंद्र विभाजन और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन। ऐसा सा हो रहा था, ठीक है। अब ये सेल बेटा जी अगेन किसमें डिवाइड होगी, अब यहां पे सेल बन गई तो ये सेल अगेन क्या होगी, एंटर करेगी किसमें, जीवन में, फिर एस में, फिर G2 में, फिर एम फेज में और एम के किसमें, कैरियो में, फिर साइटोकाइनेसिस में, फिर वापस जीवन एस G2 और ये ऐसा सेल साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मान लेते हैं अपन लोग, अज्यूम करते हैं क्योंकि अपन लोग जीवन फेज पढ़ रहे हैं, तो एक सेल बेटा भी किस में एंटर कर चुकी, जीवन फेज में। अगर ये जीवन फेज में एंटर कर चुकी तो इसमें ग्रोथ होगी, मतलब सेल के साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। इसका मतलब अगर कोई सेल, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अगर कोई सेल जीवन फेज में है तो पहली बात तो वो उपापचयी रूप से क्या है, सक्रिय है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। बेटा जी समझ में आ रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। तो पहला पॉइंट, जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली सेल क्या होती है, एक्टिव होता है। मैंने बोला था बच्चे, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से बिलोंग करते हो चाहे हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी बहुत अच्छा समझ में आएगा, और हिंदी मीडियम का है तो और भी अच्छा समझ में आएगा, और इंग्लिश मीडियम का है तो और भी अच्छा समझ में आएगा। अपना जो कंटेंट है वो बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब तो इंग्लिश में है। ओके, तो सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। सर हिंदी में क्या बोलूंगा बेटा जी, सेल उपापचयी रूप से क्या है, उपापचयी रूप से क्या है बेटा जी, सक्रिय है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता सर मेटाबॉलिकली एक्टिव क्या होता है। बेटा ये बात है तो सेल बायोलॉजी में मैं क्लियर करता हूं, फिर भी मैं एक वर्ड में बोल देता हूं। अगर किसी सेल में एट ए टाइम जितनी भी रिएक्शन उसके साइटोप्लाज्म में हो रही है, बोले तो एट ए टाइम किसी भी सेल में होने वाली रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर किसी सेल में हो रही है तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, उपापचय सक्रिय कोशिकाएं। बात खत्म हो गई। अरे बोलो, ठीक है। इसके आगे देखो बच्चों, बेटा जी इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो नो डाउट इसमें क्या हो रही है, रिएक्शन प्रेजेंट है, मतलब खूब सारी अभिक्रियाएं हो रही है, खूब सारी अभिक्रियाएं हो रही है, तभी तो इसका नाम जीवन है, क्योंकि ग्रोथ कर रही है। इसका मतलब इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या है बेटा जी, प्रेजेंट है। सर हिंदी में क्या बोलूंगा बेटा, कोशिका द्रव्य वृद्धि, कोशिका द्रव्य वृद्धि क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा जी, ये सेल जीवन में आ गई। अब ये सेल जीवन में आने के बाद में क्या क्या कर सकती है, मान लीजिए बेटा ये जीवन फेज थी, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जीवन है आपको पता है,
ये जीवन है, ये सेल इस जीवन में आ चुकी है। ओके, ये वाली सेल किसमें आ गई? जीवन में। बेटा ये यहां आने के बाद में ये सेल डिसाइड करती है कि मुझे सेल साइकिल को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्या बोला सर? अगर कोई सेल जीवन में एंटर करती है तो ये डिसाइड करती है कि मुझे सेल साइकिल कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इसका मतलब क्या सर ये सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगी? नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, ये सेल साइकिल कंटिन्यू कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है और रुक के भी कर सकती है। सर क्या क्या? जीवन फेज में कोई सेल आने के बाद में सेल डिवीजन कर भी सकती है, सेल डिवीजन को स्टॉप भी कर सकती है, बोले तो सेल साइकिल से एग्जिट भी हो सकती है, और ये थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, उसके बाद में अगेन सेल डिवीजन कर सकती है, बोले तो सेल साइकिल का पार्ट बन के वापस से इन फेजेस से गुजर सकती है। तो तीन काम हो सकते हैं, डिवीजन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और यहां से ये थोड़ी देर रुक के भी कर सकती है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 3, क्या बात हुई? जितने तारे सितारे लगाने हैं उतने लगा लीजिए आप लोग। अगर कोई सेल जीवन में आ गई तो सेल बेटा जी ये सोचती है, सेल डिसाइड करती है, वो समय आ गया ये सेल के जीवन में। ध्यान से सुनना, सेल के जीवन में, जीवन का मतलब लाइफ वाला जीवन, ये वाला जीवन नहीं, इस सेल के जीवन में, जीवन फेज में आने के बाद में, आई रिपीट अगेन, इस सेल के जीवन में, जीवन फेज में आने के बाद में ये समय आ गया कि आज मुझे फैसला करना है, आज मुझे डिसीजन लेना है, आज मुझे निर्णय लेना है कि क्या मुझे सेल डिवीजन करना है या नहीं करना। इसका मतलब ये डिसाइड करती है कि मुझे सेल डिवीजन कंटिन्यू करना है या नहीं। इसका मतलब बेटा सेल डिवीजन क्या हो सकता है? कंटिन्यू भी हो सकता है, और सेल डिवीजन क्या हो सकता है? सेल डिवीजन स्टॉप भी हो सकता है, और सेल डिवीजन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बोले तो फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी स्टॉप हो सकता है, परमानेंटली स्टॉप हो सकता है, और सेल डिवीजन कंटिन्यू भी हो सकता है। ऐसे से काम जीवन में हो सकते हैं। अपन लोग 1 by 1 कंसेप्ट की बात करते हैं। बेटा नोट कर लीजिए आप लोग, मैं साइड में हो जाता हूं। देखो ये सेल जीवन में आ गई, जीवन में आने के बाद में बेटा जी ये क्या क्या कर सकती है? सुनना, ये सेल जीवन में आ गई, और जीवन में आने के बाद में ये पहला काम, मान लो इसने क्या किया बेटा जी, सेल डिवीजन को क्या कर दिया? एक तरीके से स्टॉप कर दिया। ये सेल डिवीजन नहीं करेगी, और ये यहां से परमानेंट हो सकती है। मतलब इसने सेल डिवीजन क्या कर दिया? सेल डिवीजन स्टॉप कर दिया। बेटा हिंदी में मैं क्या बोलूंगा? इसने कोशिका विभाजन बंद कर दिया। मतलब सेल साइकिल में ये आगे नहीं चलेगी, सेल साइकिल में ये आगे नहीं चलेगी, और सेल डिवीजन स्टॉप कर दिया। इट मींस बेटा जी मैं क्या बोल दूंगा कि ये सेल क्या हो गई? परमानेंट बन गई। क्या हो गई? परमानेंट। इट बिकम्स परमानेंट, मतलब ये सेल स्थायी बन सकती है। सर क्या? बेटा जी ये सेल जो है वो डिवाइड सेल नहीं है, ये स्थायी कोशिका बन चुकी, बोले तो परमानेंट सेल बन चुकी। जीवन में आने के बाद में इसने डिसाइड किया कि मैं परमानेंट हो जाती हूं। और बेटा जी प्लांट एनाटॉमी में मैं अच्छी तरीके से पढ़ाता हूं। कोई सेल अगर परमानेंट हो गई तो उसकी दो चीजें फिक्स हो जाती है। एक तो उसकी शेप और साइज क्या हो गई? शेप एंड साइज क्या हो गई? फिक्स हो गई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका फंक्शन क्या हो गया? उसका कार्य क्या हो गया? फिक्स हो गया। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर उस सेल को बता दिया गया कि तुझे तेरे जीवन भर यही कार्य करना है। तो कोई सेल, ध्यान से सुनना, जीवन में आने के बाद में वो परमानेंट हो सकती है, वो स्थायी हो सकती है। बोले तो अपनी आकार और आकृति को फिक्स कर सकती है, शेप साइज को फिक्स कर सकती है, और फंक्शन को फिक्स कर सकती है। क्योंकि कोई सेल परमानेंट होने के बाद में उसका कार्य क्या होता है? फिक्स होता है, फंक्शन
फिक्स होता है। तो एक केस तो हो गया ऐसा, ऐसा सेल जीवन में आने के बाद में कर सकती है। दूसरा काम क्या कर सकती है, इसका मतलब सेल इसमें क्या नहीं करेगी, एंटर नहीं करेगी। किसमें, मतलब एस फेज में सेल घुसेगी नहीं, मतलब सिंथेसिस फेज में एंट्री नहीं करेगी, एस फेज में एंटर नहीं करेगी, संश्लेषण प्रावस्था में प्रवेश नहीं करेगी। ओके, दूसरा केस क्या है सर, देखिएगा दूसरा केस, ये सेल ऐसा भी कर सकती है, ये सेल ऐसा भी कर सकती है कि ये किस में चली जाए, एस फेज में चली जाए, एस फेज में चली जाए, और एस फेज से फिर क्या हो गया, G2 फेज में चली जाए, G2 फेज में चली जाए, और फिर ये M फेज में चली जाए, फिर M में पहले कैरियो कर दे और फिर साइटो कर दे, बोले तो पहले केंद्र का विभाजन कर दे फिर कोशिका का विभाजन कर दे, ऐसा भी ये कर सकती है। तीसरा केस सर और क्या कर सकती है, इसके अलावा बेटा जी एक अलग केस और है, उस केस को मैं यहां पे लिख रहा हूं, थर्ड केस, थर्ड केस, ये स्पेशल केस है। कई बार सेल क्या करती है बेटा जी, परमानेंटली इस सेल साइकिल को क्या कर जाती है, एग्जिट कर जाती है। मतलब सेल जो है वो क्या कर गई बेटा जी, कोशिका जो है वो सेल साइकिल से बाहर निकल गई, बोले तो सेल साइकिल को एग्जिट कर गई, और परमानेंटली और टेम्परेरी रूप से वो सेल साइकिल में पार्टिसिपेट कभी नहीं करेगी। मतलब सेल साइकिल को वो पार्टिसिपेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, इसका हिस्सा बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। तो सेल किसमें आ गई बेटा जी, एक स्पेसिफिक फेज में आ गई, उस स्पेसिफिक फेज का नाम है जी नोट फेज। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अगर सेल जी नोट फेज में आ गई तो ये परमानेंटली जी नोट में रह भी सकती है, और जी नोट से वापस जीवन में आके एस में आके G2 में जा भी सकती है। बेटा एनसीईआरटी वाले इस जी नोट फेज को बोलते हैं क्यूसेंट फेज, क्यूसेंट फेज। एनसीईआरटी में देखना आप लोग क्यूसेंट फेज, इसको हिंदी माध्यम की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शांत अवस्था। मतलब सेल जो है वो बच्चों एकदम क्या पड़ी है, शांत पड़ी है, एकदम क्यूसेंट फेज में है। और क्यूसेंट फेज में आने के बाद में सेल की खास बात, ये क्या नहीं करती बेटा जी, कोई ग्रोथ नहीं करती, इसके अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, नो वृद्धि, बोले तो नो ग्रोथ, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई साइटोप्लाज्म की अमाउंट नहीं बढ़ती। ओके सर, इस सेल के अंदर नो सेल डिवीजन, बेटा कोई कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, कोई केंद्र का विभाजन नहीं होता, कोई सेल डिवाइड नहीं करती, नो सेल डिवीजन। आ रहा है ना बच्चों यहां का, नो सेल डिवीजन। और क्या हो सकता है बेटा जी इसमें, एंड नो परमानेंट, वो क्या भी नहीं बनी है, नो परमानेंट, नो परमानेंट। मतलब एक सेल जीवन से अगर जी नोट फेज में आ गई, जिसको क्यूसेंट फेज बोलते हैं, जिसको शांत अवस्था बोलते हैं, उस शांत अवस्था में आने के बाद में सेल शांत हो गई। मतलब ना तो उसने क्या की, वृद्धि की, ना ग्रोथ की। बेटा जी ग्रोथ को बोलते हैं प्रोलिफरेशन। क्या बेटा जी, प्रोलिफरेशन। मतलब सेल क्या नहीं कर रही, प्रोलिफरेशन नहीं कर रही, कोई वृद्धि नहीं हो रही, कोई डिवीजन नहीं हो रहा, और ना ही वो क्या बनी है, परमानेंट बनी है, स्थायी बनी है। मतलब सेल एक तरीके से शांत पड़ी है। ये जी नोट की खास बातें हैं, कोई परमानेंट नहीं बनी है, कोई डिवीजन नहीं कर रही है, और कोई प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, बोले तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ये जी नोट की बात है। क्लियर। तो एक सेल, मैं सारी चीजों को समराइज करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कोई सेल जीवन में आ गई बेटा, जीवन में आने के बाद में सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसके अंदर खूब सारी रिएक्शंस हो रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, और नो डाउट उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी होता है। मैं बताता हूं क्या है। पहले तो आप इतना समझिएगा, सेल जीवन में आने के बाद में डिसाइड करती है कि मुझे जी नोट में आने के बाद में, क्यूसेंट फेज में आने के बाद में ऐसा करना है। बेटा सेल ऐसा परमानेंटली भी कर सकती है और टेम्परेरी भी कर सकती है। मतलब परमानेंटली भी जी नोट में रह सकती है और टेम्परेरी भी रह सकती है। एक क्या हो गया, सेल परमानेंट बन सकती है, स्थायी बन सकती है, और फंक्शन को क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है। इस केस में सेल एस फेज में एंटर नहीं करेगी, और क्या हो जाएगा, और अपने सेल साइकिल को कंटिन्यू कर सकती है। तीन केस हो गए। केस नंबर फर्स्ट, it becomes permanent and it continues cell cycle and exit from cell cycle। ऐसा सा एक सेल कर सकती है, तीन केस हो सकते हैं। तो सेल के जीवन में वो जीवन फेज होती है जहां से वो डिसाइड करती है कि मुझे परमानेंट बनना है, कि मुझे जी नोट क्यूसेंट में आना है, कि मुझे फर्दर इसको आगे प्रोसीड करना है। ओके बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, साइड में हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीवन की बेटा जी दो बातें
जीवन फेज की बेटा जी दो बातें और आप लोग याद रख लो, कई बार ये लिखा हुआ होता है। जीवन फेज जो होती है, इस जीवन फेज में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रेजेंट होता है। बेटा इसको हिंदी में बोलता हूं मैं अनुलेखन एंड अनुवादन उपस्थित होता है। सर व्हाट इज अनुलेखन? अनुलेखन क्या है, अनुवादन क्या है? बेटा जी ये अपन जेनेटिक्स में बात करेंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए है, उस डीएनए से एमआरएनए बनना। क्या सर? एक सेल में प्रेजेंट डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है बोले तो अनुलेखन होता है, और एमआरएनए से बच्चों प्रोटीन का बनना अनुवादन होता है, बोले तो ट्रांसलेशन होता है। बेटा जी थोड़ा सा ये काम जीवन में भी देखा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ऐसा सा काम जीवन में होता है। और इसके अलावा जीवन में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आगे वाली वीडियो में आ जाएंगे। बेटा जीवन की इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, आगे की घटनाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू वेरी मच।